नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट सीटेट यूपीटेट में ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए जो लेवल 1 है मित्रों। लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस और लेवल 2 एसएसटी सामाजिक अध्ययन, दोनों लेवल के पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न पे मित्रों। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ किस देश में हुआ था? विश्व में जो सहकारिता है, सहकारिता का टॉपिक है, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, भारत, जर्मनी या रूस? तो देखिए मित्रों, अच्छी तरह से इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे जरूर, है ना, और वो आपके लिए यूजफुल है। देखिए, सहकारिता की बात करूं मित्रों, तो विश्व में सहकारिता का प्रारंभ हुआ, आपको बता दूं, इंग्लैंड से। कहाँ हुआ मित्रों? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड में किसने किया? इंग्लैंड में किया था मित्रों, रॉबर्ट ओवन नाम का व्यक्ति था। ठीक है, रॉबर्ट ओवन नाम के व्यक्ति ने मित्रों, रॉबर्ट ओवन नाम के व्यक्ति ने विश्व में सहकारिता का प्रारंभ किया। कैसे? इंग्लैंड में लंकाशायर मिल है, लंकाशायर शहर है एक इंग्लैंड में, वहाँ लंकाशायर में मिल स्थापित की, जिसे सहकारी उपभोक्ता भंडार नाम दिया। उसी समय से इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन द्वारा सहकारिता का प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मित्रों भारत की, तो भारत में आपको बता दूं, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर, किसकी? भारतीय दुर्भिक्ष आयोग है, उसकी सिफारिश पर कब? 1904 में, है ना, जो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी जो पारित हुआ उस समय, और ये 1919 तक प्रांतीय विषय बन गया एक, है ना, भारत में सहकारिता। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करूं मैं सहकारिता की, तो अपने राज्य सूची का विषय है मित्रों सहकारिता। ठीक है, राज्य सूची का। जर्मनी की बात की जाए मित्रों, तो जर्मनी में देखिए, आपको बता दूं, सबसे पहले, यानी इंग्लैंड में शुरुआत हुई सबसे पहले, उसके बाद तत्पश्चात क्या हुआ जर्मनी में, उसके बाद मित्रों आपको बता दूं मैं, दो जने थे, है ना, एक तो था फ्रेडरिक विलियम रेफेजन। ठीक है, विलियम रेफेजन याद रख लेना, और दूसरा था हडसन शुल्स डेलिस। ठीक है, शुल्क डेलिस, ये दो जने थे मित्रों। इन्होंने जर्मनी में सबसे पहले सहकारिता आंदोलन की शुरुआत करी, है ना, लेकिन सर्वप्रथम मानी जाती इंग्लैंड से, उसके बाद यहाँ पे आंदोलन माना जाता जर्मनी से, फ्रेडरिक विलियम रेफेजन और हर्सन सुल्ज डेलिस नामक दो व्यक्तियों से। ठीक है, और रूस की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मित्रों। प्रश्न संख्या जो 1 है आपके, वहां पे विकल्प नंबर विकल्प नंबर 1 सही है, प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़िए मित्रों, प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, बाल विवाह निरोध अधिनियम के तहत बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक की सजा, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना व 2 वर्ष तक की सजा, और विकल्प 1 व 2 दोनों। देखिए मित्रों, बाल विवाह निरोध अधिनियम ये 1930 में शारदा एक्ट था, हरविलास शारदा अजमेर से उन्होंने शुरुआत की थी बाल विवाह की ना। उस समय लड़कियों की जो आयु थी विवाह की करने की 14 वर्ष बताई गई थी उस समय। ठीक है, उस शारदा एक्ट को हटाया गया 2006 में, उसकी जगह नाम क्या था? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, जो अपने पूरे संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 को पूरे देश में लागू हुआ। उसमें लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष मानी गई है बाल विवाह के लिए उपयुक्त। ठीक है, इनसे अगर कम हो बाल विवाह, 21 से कम लड़का, 18 से कम लड़की, तो वो क्या माना जाएगा? वो बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्ति माना जाएगी। उनके लिए कितनी सजा का प्रावधान है ना, तो मित्रों उनके लिए सजा का प्रावधान 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी है, और साथ में 2 वर्ष तक की सजा भी की गई है ना। 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, 2 वर्ष की सजा, ये नहीं है। तो इसका मतलब विकल्प 4 सही हो जाता है, विकल्प 1 व 2 दोनों। यानी कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता पकड़ा गया पुलिस द्वारा, तो 1 लाख रुपये का जुर्माना और 2 वर्ष तक की सजा, ये हमारे प्रारूप में लिखित दे रखा है। ठीक है, तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 2 है, वहां पे विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 3 जो वस्त्र व आवास टॉपिक है अपने पर्यावरण में
लेवल 1 के लिए, ठीक है। उसमें दे रखा है मित्रों टांबा या तहमत। ये टांबा व तहमत क्या है, एक आवास है। तो ये टांबा या तहमत किस प्रकार का आवास है मित्रों ना, ये बात की गई टांबा या तहमत। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी, उसको बोलते हैं मित्रों फेज टोपी। फेज टोपी, ठीक है। फेज टोपी जो आंध्र प्रदेश में मित्रों मुस्लिम पहनते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली धोती, कर्नाटक में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली धोती, उसे बोलते हैं मित्रों धोतरा। एक प्रश्न नहीं, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा यहाँ पे ना। आंध्र प्रदेश में जो लोग मुस्लिम लोग जो टोपी पहनते हैं उसे फेज टोपी कहते हैं मित्रों। कर्नाटक में जो पुरुष पहनते हैं ना, उनके उस धोती को बोलते हैं मित्रों धोतरा, ठीक है। मध्य प्रदेश में निर्मित प्रसिद्ध साड़ी, उसे बोलते हैं मित्रों माहेश्वरी साड़ी। जो मध्य प्रदेश में निर्मित है बहुत ही प्रसिद्ध साड़ी है माहेश्वरी साड़ी। यह मध्य प्रदेश में निर्मित प्रसिद्ध साड़ी है। एक होती है मित्रों नववारी साड़ी, नववारी जो महाराष्ट्र और गोवा दोनों में महिलाएं पहनती है। जो 9 गज की साड़ी होती है वो नववारी साड़ी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है टांबा या तेमत का मित्रों विकल्प नंबर 3, है ना। यानी पंजाब के जो पुरुष है वो जो धोती पहनते हैं मित्रों उसे बोलते हैं टांबा या तहमत। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 में मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4, अंगुस्ताने का आकार होता है। अंगुस्ताने का आकार होता है, अंगुस्ताना होता क्या है मित्रों, है ना। अंगुस्ताना होता क्या, तभी हम उसका आकार बता पाएंगे। फिर अंगुस्ताना क्या होता है मित्रों, देखिए जो मित्रों दर्जी होता है, ठीक है। जब दर्जी सिलाई करता है ना, तो सिलाई करने के लिए एक स्टील की धातु का, किसका बनता है मित्रों, ये जो अंगुस्ताना होता है स्टील का बनता है, ठीक है। दर्जी जब सिलाई करता है तो वो क्या है कि ज़्यादा देर तक कार्य करता है, सारे दिन वो हाथों से कार्य करता रहता है। तो उसकी अंगुलियों में छेद ना पड़े, अंगुलियां खराब ना हो, अंगुलियों की रक्षा के लिए स्टील का टोपीनुमा एक आकार का उपकरण होता है, उसे बोलते हैं मित्रों अंगुस्ताना, जो अंगुलियों की रक्षा करता है, ठीक है। तो ये किस आकार का होता है, शंकुआकार नहीं होता, त्रिभुजाकार नहीं होता, ना ही ये गोलाकार होता है, ये होता है मित्रों टोपीनुमा। क्या होता है, टोपीनुमा ना। तो अंगुस्ताने का आकार होता है टोपीनुमा। और ये किस धातु का है मित्रों, याद रखना ये होता है मित्रों स्टील का, ठीक है। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, माधवराय मेला आयोजित होता है। माधवराय मेला है, यह आयोजित कहाँ होता है, अपने भारत के किस राज्य में, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो मित्रों बता दूं मैं, माधवराय जो मेला है ये बढ़ता है अपने गुजरात में। कहाँ पे बढ़ता है मित्रों, गुजरात में। विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। माधवराय मेला गुजरात में बढ़ता है। गुजरात में मित्रों जो पोरबंदर है, ठीक है, उसी के पास में एक गांव आता है माधवपुर। पोरबंदर के पास में माधवपुर है, वहाँ पे माधवराय मेला आयोजित होता है, ठीक है। क्यों आयोजित होता है, देखिए पोरबंदर के पास में लगता है, कब होता है, चैत के महीने में। चैत महीना यानी कि लगभग मार्च अप्रैल का समय, ठीक है। मार्च अप्रैल का समय है चैत्र महीना, है ना, जो हिंदी महीना प्रथम महीना होता है। पोरबंदर के पास माधवपुर गांव में लगता है, चैत्र के महीने में, मार्च अप्रैल में लगता है। क्यों लगता है, तो एक और फैक्ट है इसका, यानी कि जो भगवान अपने श्री कृष्ण और उनकी पत्नी कौन, रुक्मिणी, है ना, श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जो विवाह था, उस विवाह की खुशी में, उस विवाह के उपलक्ष्य में माधवराय मेला आयोजित होता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 5 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 6, हमारे भोजन का कौन सा तत्व शरीर निर्माण के लिए जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे भोजन के जो देखिए संतुलित जो तत्व होते हैं ना, हमने पढ़े हैं भोजन के तत्वों में, जो संतुलित भोजन के जो तत्व होते हैं उनमें कौन सा तत्व है मित्रों जो शरीर निर्माण के लिए जाना जाता है, शरीर निर्माण के लिए। वसा व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन व जल या खनिज व रुक्षांश, यहीं पढ़े, यही होते हैं संतुलित भोजन के तत्व। तो देखिए आपको बता दूं मैं, कार्यों के आधार पर इन तत्वों का वर्गीकरण है मुख्य रूप से 3 तरह का ना।
कार्यों के आधार पर जो भोजन के तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है मित्रों ऊर्जा प्रदान करने वाले, पहला होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन मिलती है। ये काम किसका है? ये काम वसा व कार्बोहाइड्रेट का है। ठीक है। शरीर निर्माण की बात करूं मित्रों तो शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। शरीर निर्माण, शरीर में टूटे फूटे अंग हैं उनकी मरम्मत करता है, जो उत्तक कोशिकाएं हैं उनको बनाता है शरीर में, है ना, तो ये काम प्रोटीन का है। इसके अलावा जो विटामिन, जल, खनिज, लवण, रुक्षांश जो खाद्य रेशे, ये जो है वो होते हैं तीसरा प्रकार। देखिए पहला तो ऊर्जा प्रदान करने वाला हो गया, दूसरा हो गया शरीर निर्माण, और तीसरा जिसमें विटामिन व जल भी आते हैं और साथ में खनिज व रुक्षांश यानी खाद्य रेशे भी आते हैं। ये तीसरा प्रकार है मित्रों। ये पहला प्रकार ऊर्जा प्रदान करने वाला, दूसरा शरीर निर्माण, तीसरा होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, है ना, विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदायक, है ना, सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व माना जाता है। मित्रों अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 जहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 में। अच्छा प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 देखिए मित्रों, ऑस्टियोमेलेसिया रोग प्रायः रिक्त स्थान की कमी से होता है। देखिए ऑस्टियोमेलेसिया रोग जिसको अस्थि मृदुता बोलते हैं, अस्थि मृदुता यानी कि हड्डियां विकृत हो जाती है, घुटनों में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो ये किस में होता है मित्रों? ये होता है प्राय वयस्कों में। और किसकी कमी से? कैल्शियम की। अस्थि हड्डी जहाँ पे नाम आ गया कैल्शियम की, दांतों का जहाँ पे रोग नाम आ गया फॉस्फोरस। ठीक है, तो वयस्कों में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया रोग या अस्थि मृदुता रोग होता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी से होता है मित्रों रिकेटस रोग, याद रखना। ठीक है, रिकेटस रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है ना। महिलाओं में कैल्शियम कमी से कोई नहीं है। पर्वतीय लोगों में आयोडीन की कमी से होता है मित्रों गेंगा, या जिसे बोलते हैं गलगंड रोग, या जिसे बोलते हैं गोइटर रोग। ठीक है, गोइटर, गलगंड या गेंगा रोग बोलते हैं, ये पर्वतीय लोगों में आयोडीन की कमी से होता है। तो दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। ये 7 प्रश्न मित्रों जो मैटर आ रखा अपने कंटेंट है थ्योरी, वहाँ से है, पर्यावरण और सामाजिक है। ठीक है, 8वां प्रश्न से लेकर जो प्रश्न संख्या 15वां है, प्रश्न संख्या 8 से 15, ये पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन दोनों की शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां क्या है। किस शिक्षण सूत्र में स्थानीय गुणों से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र का ज्ञान दिया जाता है? अच्छा प्रश्न है मित्रों। हाँ, कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसमें पहले तो स्थानीय गुणों से संबंधित करके फिर विश्व या राष्ट्र का ज्ञान दिया जाता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए स्थानीय गुण मतलब अनिश्चित है, फिर निश्चित विश्व के राष्ट्रीय ज्ञान, ये उल्टा हो गया, निश्चित से अनिश्चित आता गलत हो गया। स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल होता है प्रत्यक्ष, सूक्ष्म होता है प्रमाण। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे प्रत्यक्ष वगैरह ना। संपूर्ण से खंड की ओर, ये भी यहाँ पे नहीं है, संपूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण की ओर हो जाए। यहाँ पे मित्रों एक है कि व्यक्ति सबसे पहले तो क्या है, खुद का जो स्थानीय चीज़ें हैं उनके बारे में जानेगा, उससे संबंधित कर फिर विश्व या राष्ट्र का ज्ञान उसे दिया जाएगा ना। यानी पहले तो वो जो जानता है फिर उसे नहीं जानता उसकी जानकारी। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये शिक्षण सूत्र इसमें बिल्कुल सहायता करता है। मित्रों प्रश्न संख्या जो 8 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं मित्रों, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है। शिक्षण अधिगम सामग्री में जो श्रव्य भी होनी चाहिए और साथ में दृश्य भी होनी चाहिए। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री, देखिए जो मित्रों ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड, ये तो क्या है, दृश्य सामग्री है। मॉडल्स भी क्या है मित्रों, दृश्य सामग्री। टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री जिससे उच्चारण सुधारा जाता है ना। एक विकल्प बच्चा अपने आप हो जाएगा चलचित्र, है ना। चलचित्र जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ये होता है चलचित्र, जैसे फिल्म, सिनेमा, दूरदर्शन वगैरह। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 9 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10 के लिए मित्रों देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अच्छा प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान निर्माण करना है तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है मित्रों? अनुभवों का उपयोग, अवधारणा बनाना, अन्वेषण विधियां या उपयुक्त सभी। देखिए
सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की रचना करनी है, ज्ञान देना है बालकों को, तो क्या करोगे? बिल्कुल अनुभवों का उपयोग करेंगे। सही। देखिए ज्ञान की रचना करनी है ना, तो अब जो भी अनुभव है उनका उपयोग होगा, बिल्कुल ज्ञान की रचना होगी। सही है ये विकल्प बना। अवधारणा बनाना, किसी भी चीज़ के बारे में करके सीखते हैं तो भी क्या होती है, उसकी अवधारणा अपने मस्तिष्क में बन जाती है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अवधारणा बनेगी तो भी ज्ञान निर्माण हो जाता है। और अन्वेषण विधियाँ यानी कि खोज की विधियाँ, ये भी सही है मित्रों। खोज करेंगे ज्ञान की, बिल्कुल ज्ञान मिलेगा, है ना। यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 10 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वां। प्रश्न संख्या 11वां देखिए मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण योजना विधि में छात्रों की संख्या कितनी होती है? सूक्ष्म शिक्षण योजना विधि 1961-62 में दी थी डी एलन ने 1961 में इसका प्रयोग किया था मित्रों, सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डी.डब्ल्यू.एलन ने 1961 में, कभी 62-60 आता है, लगभग 1960-61 में सूक्ष्म शिक्षण योजना विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। अपना जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने संपूर्ण शिक्षण चक्र है सूक्ष्म शिक्षण बनना, उसका समय बताया मित्रों 36 मिनट। कितना बताया है? 36 मिनट। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि 6 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं मित्रों? 6 सोपान। उनका सभी का देख लिए 6-6 मिनट आता है ना, 6-6 मिनट आता है तो कितने हो गए? 36 मिनट। कमेंट बॉक्स में आपको आज का यही प्रश्न है कि वो 6 सोपान कौन से। अगर पिछले कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हो तो बता सकते हो, क्योंकि पिछले 2-4 दिन पहले ही ऐसा प्रश्न आया था, उसके सोपान बता रखे मैंने। ठीक है, आज ज़रूर इस वीडियो में आप कमेंट करना। ठीक है, इससे आपकी तैयारी का बिल्कुल पता चलेगा मुझे कि आपकी तैयारी है, आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस सूक्ष्म शिक्षण योजना विधि में सूक्ष्म शिक्षण यानी कि छोटा सा शिक्षण, छोटा शिक्षण मतलब कि 5 से 10 छात्र होते हैं, 10 से 20, 30 से 50, 50 से अधिक नहीं होते हैं ना, 5 से 10 छात्र होते हैं मात्र इसमें ना। कक्षा का आकार छोटा हो गया, 5 से 10 छात्र, और समय पूछे तो समय भी इतना ही होता है, 5 से 10 मिनट में सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है मित्रों ना। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 11वां है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें की ओर। प्रश्न संख्या 12वां, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में बताओ? विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाहरी क्रियाएं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इस विकल्प को तो हटा दूंगा मैं। तो देखिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो भी दे रखा अपने पाठ्य पुस्तक, अपने जो विषय वस्तु है, ये विद्यालय के भीतर की क्रियाएं चलती है। अगर योग दे रखा है, योग का टॉपिक, अगर खेल दे रखे हैं, तो ये विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं ये शामिल है। इसके अलावा जैसे स्थानीय भ्रमण वगैरह हो गया है ना, स्थानीय जो भ्रमण वगैरह हो गया, ये विद्यालय की बाहरी क्रियाओं में आ गया। क्यों? क्योंकि ये भी पाठ्यक्रम में ही आता है, पाठ्यक्रम से भी संबंधित है, तो विद्यालय की बाहरी क्रियाएं भी इसमें आ गई है ना। विद्यालय की आंतरिक भीतर की और बाहरी क्रियाएं दोनों, यानी उपयुक्त दोनों मित्रों। प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों, पर्यावरण शिक्षण में करके सीखना किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है? पर्यावरण शिक्षण की बात है, क्या बताया? करके सीखना, ये किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है? करके सीखना, कोई बोला जितना करके सीखेगा उससे क्या होगा? एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा, जो भी अर्जित ज्ञान होगा प्रत्यक्ष मिलेगा और स्थायी मिलेगा, उसको वह भूलेगा नहीं बालक, है ना। अवधारणा बनेगी, मस्तिष्क में समझ बन जाएगी ना। अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो बालक जब अभिप्रेरित होते हैं वो होता है। नियोजन का सिद्धांत, शिक्षण कराने से पहले शिक्षक जो योजना बनाता है वो नियोजन होता है। विषय वस्तु के प्रति रुचि होना वो रुचि का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ हो जाएगा मित्रों, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, सक्रिय रहना, बालक करके सीखता है, ये मनोवैज्ञानिक गुण है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 13वां है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वां के लिए। प्रश्न संख्या 14वां, प्रश्न संख्या 14वां है मित्रों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? देखिए कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो देखिए बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना,
बच्चों की जिज्ञासा व सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने को खोजने की क्रियाकलाप जोड़ना। बच्चे स्वयं अपने हाथ से कार्य करेंगे और चीज़ों को खोजेंगे, खोज विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है वो बिल्कुल सक्रिय ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, स्थायी ज्ञान सीखेंगे ना। परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास सही है, जो भी अपने आसपास जो घटनाएं घटती है परिवेश से संबंधित उन मुद्दों पर जागरूकता, ये भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। बच्चों की जो जानने की इच्छा है वो भी बताई जाए, और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी उद्देश्य है। लेकिन केवल पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं आप उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये कोई पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि केवल पर्यावरण अध्ययन अपने चलती है कक्षा 5 तक, 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर के बालक है वो केवल परिभाषाओं के माध्यम से समझ नहीं बना सकते। मित्रों, प्रश्न संख्या जो 14 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15वें के लिए। प्रश्न संख्या 15 देखिए, शिक्षण होता है, जो शिक्षण है वो किस प्रकार का होता है, कला, विज्ञान, कला और विज्ञान, या सामान्य कार्य। मित्रों, शिक्षण कला भी होता है और शिक्षण विज्ञान भी होता है, यानी कि कला और विज्ञान, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, प्रश्न आ सकता है। शिक्षण की विशेषता बताऊं तो एक तो होता है जैसे इसमें अंतः क्रिया का होना जरूरी है, शिक्षण की प्रक्रिया में अंतः क्रिया छात्र और शिक्षक मध्य होना जरूरी है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों का होना भी जरूरी है ना। शिक्षण क्या होता है मित्रों, कला और विज्ञान। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 और लेवल 2 SST दोनों के मॉडल पेपर आधारित अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट स्कोर कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।